जो लोग आयुर्वेद को स्यूडो साइंस बोलते हैं तो वो स्वयं में स्यूडो हैं। Okay. Ayurveda is more scientific than modern medical sciences. हम बड़ी बीमारी में नहीं जाएंगे। एक सिंपल सा ट्रीटमेंट, गैस, इज इट ट्रीटेबल? 64% जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं MBBS करके जो निकलते हैं वो प्राइवेट कॉलेज से निकलते हैं। वो 1-1 करोड़ पे करते हैं MBBS डिग्री के लिए। तो वो समाज सेवा तो वैसे ही खत्म हो जाती है। So, बहुत बहुत स्वागत है गुरु लोग बेद साइंस एंड मैथ्स पर। आई मीन इट्स बीन अ वाइल जब हमने लास्ट वीडियो में बात की थी एंड आई टोल्ड यू कि कुछ नया ट्राई करेंगे। सो ये वो नया है। ये मोर ऑफ एक पॉडकास्ट टाइप का वीडियो है, प्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं है एज यू कैन सी। जैसा कि इस कम्युनिटी का एक एम भी है कि हम सनातन साइंस एंथुसियास्ट कम्युनिटी में जितने भी क्यूरियस माइंड्स हैं सभी लोग अपनी अपनी वो जो थर्स्ट है उसको क्वेंच करने का प्रयास कर रहे हैं। एंड टुडे वी हैव डॉक्टर अनुपम ताम्बरेकर जी. So MD in Ayurveda, is MBA in Healthcare Management, Assistant Professor and Director of Rishikalp Healthcare International. I mean मैं 2-3 दिन से इनके साथ हूँ एंड जो कुछ भी चीज़ें मैंने सीखी है एंड आई हैव इंफॉर्मेशन जो इनके द्वारा मुझे मिली, मुझे लगा कि ये एक छोटी सी कन्वर्सेशन करनी चाहिए ताकि जो क्वेश्चंस में भी आप लोगों के दिमाग में भी आते हों वो अपने को इनसे आंसर मिले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक्स फॉर बीइंग हियर. जी, थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन आता है, मतलब जनरली एक परसेप्शन है लोगों का कि आयुर्वेदा इज अ स्यूडो साइंस. ये शब्द का काफ़ी यूज़ करते हैं मोर ऑफ जो एथीस्ट लोग हैं या फिर काफ़ी नए नए यूट्यूब चैनल भी ग्रो हो रहे हैं. दे ऑफन से कि आयुर्वेदा इज अ स्यूडो साइंस, मेरा जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वही एक साइंस है. सो व्हाई इज इट सो कि सबसे पहले तो स्यूडो साइंस क्यों बोलते हैं और क्या सच में क्या आयुर्वेदा स्यूडो साइंस है? और क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो क्या आयुर्वेदा इज मोर साइंटिफिक देन मॉडर्न मेडिकल साइंसेस? जी, देखिए, जो लोग आयुर्वेद को स्यूडो साइंस बोलते हैं तो वो स्वयं में स्यूडो हैं. ओके. उनका स्वयं के अस्तित्व का एक स्थायित्व नहीं है, इसलिए वो ऐसा कहते हैं. क्योंकि भोजन तो वो भी करते होंगे घर पे, यही चीज़ जा करके वो घर में बैठ के भोजन करते होंगे और वो भोजन के रूप में वही आयुर्वेद लेते हैं जो आयुर्वेद के सिद्धांत में बताया हुआ है. तो ये सब तो अनर्गल बातें हैं और जिसने आयुर्वेद को नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है, वही इस तरह की अनर्गल बातें करता है. एंड सिंस ये स्यूडो साइंस की बात हो रही है तो इसी में एक और चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ कि कई लोगों का मतलब ऐसे अलग अलग तर्क रखते हैं फिर इस चीज़ को वो बचाने के लिए भी कि वो स्यूडो साइंस क्यों बोल रहे हैं. हालांकि तर्क उनके कुतर्क ज़्यादा होते हैं और कुछ भी ऐसा साइंटिफिक तर्क वो नहीं देते हैं. बट दे ऑफन से कि आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट है या फिर जो एक डिसीज़ का क्योर है वो काफ़ी स्लो है उसका प्रोसेस. देयर इज़ मॉडर्न मेडिकल साइंस उसको क्योर, मुझे नहीं लगता क्योर शब्द कहना ठीक होगा, बट उस डिसीज़ को बहुत जल्दी मैनेज कर लेता है, वहीं आयुर्वेद इतना जल्दी मैनेज नहीं कर पाता है. सो इज इट सो कि क्या सच में आयुर्वेद में ट्रीटमेंट स्लो है? ऐसा लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि अगर किसी को कोई डिजीज़ होता है तो सबसे पहले वो बड़े बड़े हॉस्पिटल के चक्कर काटता है. उसके बाद जब समय और पैसा सब कुछ खर्च हो जाता है और रोग पुराना हो जाता है तो रोगों की अवस्थाएं होती हैं, स्टेजेस होती हैं. तो जब रोग एडवांस स्टेज में पहुंचता है तब वो लास्ट में आयुर्वेद को एक ऑप्शन के रूप में लेता है कि चलो अब लास्ट में दिखा लेते हैं. ऐसे में एलोपैथी तो ट्रीट ही नहीं कर पाता और आयुर्वेद लॉन्ग टर्म लेके अगर ट्रीट भी करता है तो अगर वो पहले ही आयुर्वेद में आ जाता तो डिजीज इतना नहीं बढ़ता, वो 3 से 5 दिन में ही ठीक हो जाता. इसलिए लोगों को लगता है कि आयुर्वेद में लंबा ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि अगर आयुर्वेद में इस तरह से होता, ये सब चीज़ें होती कि लॉन्ग ट्रीटमेंट है, स्लो है, तो कोई भी सभ्यता या कोई भी चीज़ होती है वो 200-400 साल में उभर के समाप्त हो जाती है. तो आयुर्वेद लाखों वर्षों से है. मैं लाख वर्ष ही कहूँगा, 1000 नहीं कहूँगा, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में 1000 की गणनाएं होती हैं, क्योंकि वो आदि मानव के कॉन्सेप्ट को मानते हैं. हमारा सनातन जो है वो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बेस्ड है. तो 20 लाख साल से भी ज़्यादा आयुर्वेद का अस्तित्व है और वो आज भी जीवित है. और वो मिनरल्स में, मेटल्स में नाना अधिकोष्ठो द्रव्यम किंचित द्रव्यम उपलभ्यते. संसार में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जिसकी औषधि ना बनाई जा सके. तो इससे वास्ट साइंस तो कुछ हो ही नहीं सकता. हाँ लोग, क्योंकि भारत में जैसे अभी आयुर्वेद थोड़ा सा अपने को दिख रहा है कि इट इज़ अगेन ग्रोइंग, एक रीग्रोइंग प्लांट है. बट वहीं कई सारी ऐसी सिविलाइजेशंस थी जिनका जो भी मेडिकल प्रैक्टिसेस रहीं
मतलब इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी रही होंगी, वो विलुप्त हो गई, खत्म हो गई, कुछ नया तरीका था। वहीं चाइना इज एन ग्रेट एग्जांपल, मतलब उन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उसको काफी अच्छे से प्रिजर्व करके वो रखा भी है। आयुर्वेद ही है। यस। सो एक वही मैं क्वेश्चन पूछने वाला था असल में, कि क्या भारत से ये जो मतलब चाइनीज ट्रेडिशनल प्रैक्टिस बोलते हैं, मेडिसिनल प्रैक्टिस बोलते हैं जिन्हें, इट इज अनदर पार्ट ऑफ आयुर्वेदा, या फिर आयुर्वेदा का ही एक अलग मोल्डेड रूप है जो चाइना पहुंचा, इसका थोड़ा सा। जब बोधि धर्मन यहाँ थे तो बोधि धर्मन यहाँ से चाइना गए और भारतीय विद्या का प्रचार प्रसार किया। कराल पयट्टू से लेकर के आयुर्वेद की विधाओं का, जो बाद में मार्शल आर्ट बन गया, और आयुर्वेद की जो विधाएं हैं, जो जड़ी बूटी का और मिनरल्स का जो ज्ञान था, वो बाद में TCM बन गया, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। और आज चाइना की जो नेशनल पैथी है वो TCM है। एलोपैथी वहाँ पे सेकेंड डिवीजन में है, और TCM प्रैक्टिस में ही वो इंजेक्शंस वगैरह बनाते हैं और पेशेंट को उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं। वहाँ आपको, अगर आप चाइना कभी विजिट करेंगे, वहाँ आपको जगह जगह पे एलोपैथिक हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे, जगह जगह पे वहाँ पर आपको TCM डॉक्टर्स मिलेंगे, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स। और अगर आपको एलोपैथी में दिखाना होगा तो वो वहाँ है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सेकेंडरी है। ये चाइना का अचीवमेंट है, और ये विश्व को सीखना चाहिए चाइना से कि अपनी धरोहर को बचाने में ग्रोथ क्या होती है। ओके। एंड वन मोर थिंग, कि जैसे अपन मॉडर्न मेडिकल साइंस में देखते हैं, वहाँ एक डिसीज का ऑलमोस्ट मैनेजमेंट ही होता है, मतलब एक परमानेंट क्योर तो हमको देखने को नहीं मिलता है। कई सारे डिसीजेस का है वो ऐसा है कि एक डिसीज हो गई, उसके बाद दवाई लेते रहो, फिर पूरा जीवन आपको वो दवाई लेना सिंपल है। सी एक गैस, हम बड़ी बीमारी में नहीं जाएंगे, एक सिंपल सा ट्रीटमेंट, गैस, इज इट ट्रीटेबल? इट इज मैनेजेबल, ओनली मैनेजेबल। आपको गैस की गोली लिख दी जाती है, 3 महीने से 6 महीने का उसका मैनेजमेंट होता है, लेकिन मेडिकल स्टोर से पेशेंट खरीद के सालों खाता रहता है। लास्ट में क्या होता है, डिजर्व कैंसर जैसी चीजें होती हैं, और फिर वो पेशेंट अलग ही दिशा में चला जाता है। जबकि वही गैस आयुर्वेद में बहुत अच्छे से ट्रीटेबल है, पथ्य फॉलो करने के बाद, और वो क्योर हो जाती है। हाँ, सो लोग इसी में मैं एक अगला पार्ट पूछने वाला था, कि वहीं हम आयुर्वेद में ये भी देखते हैं कि ऑलरेडी हेल्थ को बचाए रखना, या फिर एक हेल्दी माइंडसेट या एक हेल्दी बॉडी कैसे मेंटेन करना है, इस पर आयुर्वेद एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव अपना रखता है, जैसे कि दिनचर्या है या ऋतुचर्या है, ऐसे सब कॉन्सेप्ट देता है। वहीं मॉडर्न मेडिकल साइंसेज में ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। सो व्हाई इज इट सो कि आयुर्वेदा ने हमेशा ये प्रयास किया कि इंसान हेल्दी रहे, कभी डिसीज ही ना हो, बीमारी ना हो, उसे आना ही ना पड़े डॉक्टर के पास। जैसे कि हमारे घर में भी रसोई है, जैसे कई सारे मसाले हम लोग खाते हैं, इट इज ऑल पार्ट ऑफ वो औषधियाँ। वहीं मॉडर्न मेडिकल साइंस में हमको ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। दे प्योरली फोकस इज ऑन कि इंसान जब बीमार होगा हमारे पास आएगा तो इसको कुछ ना कुछ दे देंगे भाई मेडिसिन के रूप में। सो ये पूरा माइंडसेट ऐसा क्यों है, मतलब मॉडर्न मेडिकल साइंस ने कभी ये प्रयास क्यों नहीं किया कि कोई बीमारी ही ना हो? देखिए, अभी अगर आप, मैं एक प्रैक्टिकल बात कहूँगा कि इस देश में, मैं भारत की बात करता हूँ, विदेशों में तो है वो दूसरे आंकड़े हैं, 64% जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं MBBS करके जो निकलते हैं वो प्राइवेट कॉलेज से निकलते हैं। वो 1-1 करोड़ पे करते हैं MBBS डिग्री के लिए, और 34% के लगभग जो है, 36% के लगभग वो एलोपैथिक हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं, वहाँ से वो निकलते हैं। आप रेशियो देख लीजिए कि कितने परसेंट स्कॉलरशिप से निकल रहे हैं और कितने परसेंट जो है वो डिग्री खरीद रहे हैं, जिसको सो कहते हैं, है ना। तो जो 1 करोड़ खर्च करेगा MBBS करने में, तो वो रिटर्न तो लेगा ही, समाज सेवा तो नहीं करेगा। तो ये ट्रेंड चल चुका है, और 1 करोड़ में तो MBBS मिल रहा है भारत में आज के डेट में, मोटा मोटा हम हिसाब देखें। आपको नीट देने के बाद भी 75 लाख से 1 करोड़ रुपए आपको प्राइवेट कॉलेज अगर ज्वाइन करना है, प्राइवेट से डिग्री लेनी है, क्योंकि सबका सिलेक्शन गवर्नमेंट में नहीं होता है, उसकी सीटें लिमिटेड हैं, तो आपको 1 करोड़ पे करना पड़ेगा, और 1 से 1.5 करोड़ रेडियोलॉजी के लिए पे करना पड़ता है। तो वो समाज सेवा तो वैसे ही खत्म हो जाती है। दूसरी बात आपने जो कही कि मैनेजमेंट की, जो देखिए, आयुर्वेद जो है वो शाश्वत बोला है उसको। जब से सृष्टि की रचना हुई है
तब से आयुर्वेद का क्योंकि ये नेचर से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है ना। अगर आसमान में बादल हैं तो शरीर में दर्द बढ़ जाता है। ये कॉन्सेप्ट आयुर्वेद बताता है, ये संसार का कोई भी मेडिकल साइंस नहीं बताता है। और ये पूरा प्रायोगिक है। आप किसी वात के पेशेंट को जिसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आप उससे पूछ सकते हैं। लेकिन वही पेशेंट अगर वो डॉक्टर को बताता है, अरे तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हर चीज हम भ्रम कह के टाल नहीं सकते, क्योंकि आयुर्वेद में अगर दम नहीं होता तो खाली त्रिफला 3000 से ज्यादा पेटेंट्स है। क्यों है भाई? चरक संहिता 1 मिलियन पेटेंट्स है। क्या जरूरत पड़ गई आपको पेटेंट लेने की? एक तरफ बोलते हो कि ये अवैज्ञानिक है, स्लो है, ये है, वो है, दूसरी तरफ उससे पेटेंट निकाले पड़ेंगे। तो ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं, ताकि हमारी इंडस्ट्री चलती रहे, हमारी कमाई होती रहे। बाकी आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, वो मनुष्य पैदा होके दवा खाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। आपको कोई रोग हो जाए, आप जीवन भर दवा खाओ। आपको बीपी हो जाए, जीवन भर दवा खाओ। शुगर हो जाए, जीवन भर दवा खाओ। आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, आप बीमार ही ना पड़ो। और अगर बीमार पड़ जाओ तो अर्ली स्टेज में ठीक हो जाओ, ना कि अपने शरीर को एडवांस स्टेज में ले जा करके जीवन भर दवा खाना। क्योंकि आयुर्वेद का एक मूल सिद्धांत है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। जो आरोग्य है, जब मनुष्य के पास आरोग्य रहेगा, वो स्वस्थ रहेगा, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की सिद्धि होगी। त्रिवर्ग की सिद्धि है कि मोक्ष प्राप्ति होगी, ना कि ये जन्म दवा खाने के लिए हुआ है। राइट। ओके, सो इट हैज बीन अ रियली गुड कन्वर्सेशन। बाकी गुरु लोग, ये सिर्फ एक ग्लिम्स था। वी विल बी कमिंग विद मोर ऑफ सच टॉक्स। मैं वैसे पॉडकास्ट फिर से नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है कि अपनी सनातन साइंस एंथुसियास्ट कम्युनिटी में हम लोग ऐसा कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं रख रहे हैं। इट इज़ मोर ऑफ कि आप लोग से ही, आपके जैसा ही मैं, मतलब एक भाई, एक क्यूरियस इंसान, पार्ट ऑफ दिस सनातन साइंस एंथुसियास्ट कम्युनिटी, प्रयास कर रहा हूँ कि उन क्वेश्चंस के आंसर मिले हम लोगों को जो हम सभी के दिमाग में किसी न किसी प्रकार से आते हैं। बाकी ये सिर्फ फर्स्ट वीडियो थी। हम भैया के साथ और भी कई सारे वीडियो जैसे लाएंगे, और मोर ऑफ कई प्रैक्टिकल एप्लीकेंस वाले वीडियो लाएंगे जिनको आप अपने जीवन में यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने ऋतुचर्या की बात की या फिर दिनचर्या की बात की, तो असल में आयुर्वेद इन पर क्या कमेंट करता है और असल में क्या होना चाहिए। एंड आई एम श्योर भैया कि आप और भी ऐसे कई सारे हमारे साथ टॉक्स करोगे। बिल्कुल, श्योर। ऑन वेद साइंस मैच। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।